नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। महाभारत एक्सप्रेस की यात्रा का सफर आज हैदराबाद में पहुंच चुका है। दरअसल दक्षिण भारत पर प्रधानमंत्री मोदी का भरपूर फोकस इस बार नजर आ रहा है और वजह है मिशन 400 प्लस वाला जो नारा बुलंद किया गया है। 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं और आप जानते हैं 18 सभाएं वहां पर प्रधानमंत्री करने वाले हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और ऐसे में बीजेपी वहां भी पूरा जोर लगा रही है। इन सबके बीच माहौल कैसा है, जनता क्या सोच रही है? एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक सर्वे किया है। यह सर्वे उस वक्त हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार और बंगाल के दौरे पर थे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आपका यही आशीर्वाद जिसके कारण पूरा देश कह रहा है फिर एक बार आभार। सूबा नया है, शहर नया है, रैली नई है, मगर हिंदुस्तान के प्रधान के शब्द शब्द में वही दृढ़ता है, विश्वास वही है। सत्ता में सशक्त वापसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी कैनवास पर नई भगवा लकीर खींचने की भविष्यवाणी हुई। ममता दीदी के गढ़ में खड़े नरेंद्र मोदी फिर से वही दावा दोहरा रहे थे जिसमें बीजेपी विरोधी गठबंधन 100 में सिमटता दिख रहा है। सियासत में समर्थन की सुनामी लाने के लिए विख्यात प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता का नया इतिहास गढ़ने का दावा कर रहे हैं, तब राहुल गांधी ने सरकार पर जोरदार शाब्दिक प्रहार किया है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस वक्त देश निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। हर वर्ग को देश बनाने और देश बिगाड़ने वालों के बीच का फर्क पहचानना होगा। आपका भविष्य आपके हाथों में है। सोचिए, समझिए और सही फैसला कीजिए। पहले फेज के चुनाव से पहले दो तरफा दावों के बीच एबीपी न्यूज और सी वोटर का नया सर्वे महाराष्ट्र को लेकर आया है। वो महाराष्ट्र जहां उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, 48 सीटें। पिछले चुनाव में एनडीए ने यहां 48 में से 41 सीटें जीती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में यहां की राजनीति 180 डिग्री घूम चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव है। जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार का परिवार टूटकर दल बदल कर चुका है, वहां पर इस वक्त लोगों का सियासी मिजाज क्या है, वो जरा एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के जरिए जान लीजिए। 48 लोकसभा सीटें आती है महाराष्ट्र में और ऐसे में अगर आज की तारीख में वोट पड़े तो फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में वोट शेयर आप देखिए किस तरीके से यहां पर वोट शेयर के मामले में बिल्कुल बराबरी पर एनडीए और इंडिया गठबंधन। 41% एनडीए, 41% ही इंडिया गठबंधन, अन्य के खाते में 18% वोट शेयर जाता हुआ। ऐसे में 2019 में वो जो एनडीए के खाते में 41 सीटें गई थी वो कैसे आएंगी? एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा जो तीसरा फैक्टर है उसका अच्छा खासा असर दिख रहा है महाराष्ट्र में। सबसे पहले समझिए महाराष्ट्र में कौन कौन चुनावी मैदान में है। एनडीए में बीजेपी है, शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत पवार वाली एनसीपी है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, उद्धव वाली शिवसेना है और साथ में शरद पवार की एनसीपी है। जबकि अन्य में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम है, प्रकाश जावड़ेकर की पार्टी है, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है। इसके अलावा बहुजन विकास अघाड़ी, जन स्वराज्य शक्ति, क्रांतिकारी शेतकार पार्टी जैसी कई छोटी छोटी पार्टियों के अलावा निर्दलीय भी है। एनडीए और इंडिया से इतर इन तीसरी सियासी पार्टियों की शक्ति बढ़ती हुई दिख रही है। सर्वे के मुताबिक पिछले 1 महीने में इनकी ताकत और ज्यादा बढ़ी है। 1 महीने में तस्वीर किस तरीके से बदल रही है वो भी देख लीजिए इस आंकड़े के जरिए। मार्च में एनडीए के खाते में 43% वोट शेयर, इंडिया गठबंधन के खाते में 42% वोट शेयर, मतलब 1% वोट शेयर के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन के मुकाबले में बढ़त बनाए हुए था। लेकिन अब 1 महीने में दोनों एनडीए और इंडिया गठबंधन बिल्कुल बराबरी पर आकर खड़े हो गए हैं 41 वोट शेयर के साथ। जब एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन का वोट शेयर गिरा है तो लोग जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में वोट शेयर में गिरावट की असल वजह क्या है। क्या एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन को नुकसान होगा? क्या मोदी के मिशन 400 प्लस में महाराष्ट्र अवरोधक बनेगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति को समझना पड़ेगा।
उस गठबंधन वाली राजनीति को जानना होगा जिसमें बेहिसाब उलझन है। अब हम आपको उस इंडिया गठबंधन के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बनाई गई थी। महाराष्ट्र में इसे MVA कह रहे हैं और महाराष्ट्र में 3 पार्टियां इसमें शामिल हैं, लेकिन पेच फंसा हुआ है। मामला इस कदर उलझा हुआ है कि 3 अप्रैल को जो बैठक हुई इस अलायंस की, वहां धमकी तक की नौबत आ गई। मौजूदा मराठा राजनीति के पुरोधा के आवाज पर तीनों दलों की बैठक बुलाई गई थी। शरद पवार की मौजूदगी में हुई बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के सबसे बड़े नेता नाना पटोले और बाला साहेब थोराट के अलावा शिवसेना के नेता मौजूद थे, मगर सांगली, भिवंडी और दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट को लेकर बात नहीं बनी। बीच बैठक में ही तीनों सीटों को लेकर कांग्रेस, शिवसेना के ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद गुट के बीच तनातनी शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि बाला साहब थोराट और नाना पटोले बैठक से यह कहते हुए बाहर निकले कि इस मामले में अब दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा और महाविकास अघाड़ी क्या संयुक्त प्रचार करेगा, इसे लेकर भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है। सीटों की उलझन को सुलझाने के लिए तीनों पार्टियों के नेता फिर बैठने वाले हैं। हालांकि दावा है कि सीट बंटवारे पर कोई फसाद नहीं है। कोई पेच नहीं है। हमने कल 4 उम्मीदवार घोषित किए हैं। एक मुंबई का जो है, जो दहिसर बोरी वाली सीट है, वो हम 1-2 दिन में घोषित कर देंगे, क्योंकि हमने वो कांग्रेस को पूछा है, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप लड़िए। उद्धव ठाकरे के लेफ्टिनेंट भले ही एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि सांगली लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे ने चंद्रहार पाटिल को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, मगर कांग्रेस इस पर दावा कर रही है। दक्षिण मुंबई से ठाकरे के करीबी अनिल देसाई चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मगर यहां भी कांग्रेस का दावा है। इसी तरह भिवंडी से एनसीपी के शरद गुट ने सुरेश महात्रे को टिकट दिया है, मगर ये सीट भी कांग्रेस चाहती है। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की चर्चा भी शुरू हुई थी, मगर उद्धव ठाकरे इसे पूरी तरह नकार चुके हैं। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं किसी के जैसे हार्ड वाली लैंग्वेज नहीं बोलता। मैं जब दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ तो मैं दोस्ती पूरी निभाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो मैंने कहा है कि हम लोग मेरिट के आधार पर डिसीजन लेंगे, उसी आधार पर मैं कहूंगा। मैं उनसे भी ज्यादा हार्ड बोल सकता हूं, लेकिन मैं कांग्रेसी हूं। इसी के बाद जब बैठक हुई तो तीनों सीटों पर तनातनी और ज्यादा बढ़ गई। यह स्थिति तब है जबकि 15 दिनों के बाद 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। महाराष्ट्र में भी पहले फेज में 5 सीटों पर वोटिंग होगी। हालांकि इन सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। शिवसेना के उद्धव गुट ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनसीपी के शरद गुट ने 7 और कांग्रेस ने 13 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। इनमें से कांग्रेस की सहमति से जिस मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया है, वहां पर बगावत हो गई है। कभी उत्तर मुंबई से चुनकर संसद पहुंचे संजय निरुपम ने जय श्री राम बोलते हुए बरसों की कांग्रेस वाली सियासी आस्था को विसर्जित कर दिया है। दूसरी पार्टी के नेताओं के कहने पर आप अपनी पार्टी के नेताओं को निकाल रहे हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी चलेगी और बचेगी आने वाले दिनों में। अगर सच बोलना गुनाह है तो यह गुनाह मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए कि शिवसेना के सामने आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। और मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं। कांग्रेस पार्टी अब इतिहास जमा हो चुकी है। संजय निरुपम फिर से तीर धनुष थामकर सियासी घर वापसी की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी के नेता संजय पर कुछ यूं तीखा प्रहार कर अपना इरादा जता रहे हैं। कांग्रेस ने अपना कचरा संजय निरुपम को रोड पे फेंका है, तो इस कचरे को मेरी दरख्वास्त रहेगी कि डंपिंग ग्राउंड में डालिए। अपने पार्टी में अपने घर पे लाने की जरूरत नहीं है। हालांकि एकनाथ शिंदे की उंगली पकड़कर जिस शिवसेना में संजय वापस लौटना चाहते हैं, शिवसेना जिस एनडीए का हिस्सा है, वहां भी सीटों को लेकर उलझन बेहिसाब है। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच 6 सीटों पर पेंच है। शिवसेना और बीजेपी में खींचतान जारी है। इनमें ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, संभाजीनगर और धाराशिव लोकसभा सीट शामिल है, जहां पर तनातनी है। शिवसेना ने अब तक 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, लेकिन इनमें से 2 नामों पर बीजेपी को आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीएम साहब को झुकाने की कोशिश हो रही है, मगर सीएम साहब झुकने वाले व्यक्तिमत्व नहीं है। वो तो जुझारू है और हमें विश्वास है कि हमारे जो प्रत्याशी के तौर पर जिनके नाम घोषित हुए हैं उनको नहीं बदलेंगे, हमें विश्वास है।
हालांकि इस खींचतान के बीच अमरावती से बीजेपी की नवनीत राणा ने हनुमान जी की पूजा पाठ करने के बाद अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। अब तक कमल कभी भी अमरावती में बैलेट पे और मशीन पे नहीं आया और ये पहली बार है अमरावतीकरों को एक मौका है इस देश के हित में मतदान करने के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों पे रहता है और वही विश्वास से हम मैदान में उतरते हैं और अच्छे कर्मों के साथ हर भगवान का आशीर्वाद उनके भक्तों पे हमेशा रहता है। नॉमिनेशन करने की ठीक बाद नवनीत राणा को जाति प्रमाण पत्र वाले केस में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राणा के जाति प्रमाण पत्र को वैध करार दिया है। बीजेपी की सांसद भले ही राहत महसूस कर रही हैं, लेकिन एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए झटका है। जाहिर है सीटों में जिस तरह पेच है उससे एनडीए और इंडिया दोनों को नुकसान होता दिख रहा है। बड़ी पार्टियों में जारी आपसी लड़ाई का सीधा फायदा अन्य को मिल रहा है। इतना ही नहीं, 2019 के मुकाबले बीजेपी या कहिए एनडीए को नुकसान हो सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी में दरार के बाद की सहानुभूति हो सकती है। हालांकि पहले चरण के चुनाव में अभी 2 हफ्ते का वक्त बचा है। प्रधानमंत्री मोदी 10 अप्रैल से ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। उससे पहले अमित शाह जाएंगे। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के बड़े नेता अपनी ताकत दिखाएंगे। ऐसे में लोगों का सियासी मन और मिजाज बदल भी सकता है। देखिए, सिर्फ मुंबई में ही नहीं, दिल्ली में भी सियासत उलझी हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी इससे बेहद उत्साहित है। संजय सिंह ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी की बुलंद आवाज और सांसद संजय सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं बुलंद आवाज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संजय सिंह 6 महीने बाद जेल से आए, लेकिन उनकी आवाज में, उनके जोश में कोई कमी कल नजर नहीं आई। संजय जी, जिस तरीके से मैं आपको जानता हूं, 6 महीने पहले जब आप जेल से बाहर थे और जब जेल गए, उस दौरान जो आपकी आवाज में बुलंदी थी वो कल उससे ज्यादा नजर आ रही थी। क्या बदला है इन 6 महीनों में संजय सिंह के भीतर और किस तरीके का संजय सिंह बाहर निकला? तो कम होना क्यों चाहिए? आम आदमी पार्टी का जन्मी आंदोलन की कोख से हुआ है, तो हम लोगों को अगर आंदोलन का मौका मिलेगा तो हमारा जज्बा और आत्मबल और मजबूत होगा। दिल्ली के 2 करोड़ जनता के लिए समर्पित भाव से एक नेता काम कर रहा था, एक मुख्यमंत्री काम कर रहा था, आपने उसको जेल में डाला है। जेल का जवाब जनता वोट से देगी। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और मजबूती से काम करेगा। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, जल्द ही इनको भी न्याय मिलेगा और जेल के ताले टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। संजय जी, आपकी रिहाई ऐसे वक्त पर हुई है जब पार्टी नेतृत्व से जूझ रही थी। आप उनके लिए संजीवनी बूटी बनकर आए हैं, लेकिन संजय सिंह को लेकर सवाल अब ये उठ रहा है कि उनकी भूमिका क्या रहेगी, किस तरह की भूमिका रहेगी जब चुनाव सिर पर हैं और आपको अलग अलग राज्यों में चुनाव के प्रचार के लिए निकलना होगा। क्या सिर्फ स्टार कैंपेनर के तौर पर रहेंगे या सरकार को बचाना, वो भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, उसको लेकर क्या रोल रहेगा? हमारी भूमिका आपने देखा है, पहले से जब से हैं पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। पार्टी का जो निर्देश होता है उसको हम लोग पालन करते हैं। केजरीवाल जी का जो निर्देश होगा हम लोगों के लिए, उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन संजय जी, भाजपा कह रही है कि आपको सिर्फ बेल मिली है, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, फिर किस बात का ढिंडोरा पीटा जा रहा है? दूसरी बात ये कि जेल से सरकार चलाने की बात आप कैसे कह रहे हैं? जब 2 मंत्री जेल चले जाते हैं, उनका इस्तीफा ले लिया जाता है, तो अरविंद केजरीवाल नैतिकता के आधार पर क्यों इस्तीफा नहीं दे देते जब जेल में बंद है? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वत लेने के मामले में सजा याफ्ता हो, सजा हुई थी बंगारू लक्ष्मण जी को, तो बीजेपी तो बंगारू जनता पार्टी है। और नैतिकता की बात आप हमसे कर रहे हैं, इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो फर्जी मुकदमे में, फिर कहो इस्तीफा दो। भगवंत मान को गिरफ्तार करो, फिर कहो इस्तीफा दो। 2 फर्जी मुकदमे ही तो कर रहे हैं। ममता बनर्जी पे मुकदमा करो, इस्तीफा दो। विजयन पे मुकदमा करो, इस्तीफा दो। स्टालिन पे मुकदमा करो, इस्तीफा दो। सिद्धारमैया पे करो, इस्तीफा दो। रेवंत रेड्डी पे करो, तो पूरे देश से विपक्ष की सरकार ही खत्म कर देना चाहती है भाजपा। मोदी जी चाहते हैं कोई विपक्ष का मुख्यमंत्री रहे ही नहीं, और ये क्या करते हैं? जो इनके साथ मिल जाता है, कह रहे थे चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, फिर कहने लगे मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। वो अजीत पवार को लेके घूम रहे। तो इसलिए भाजपाइयों की तो कोई बात ही मत कीजिए। इस देश की सबसे महाभ्रष्ट बेईमान पार्टी अगर कोई है आज की तारीख में, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा,
पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिंदुस्तान के एक एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा। सुनीता केजरीवाल की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि बिना मुख्यमंत्री की शपथ लिए सरकार चलाने का काम सुनीता केजरीवाल कर रही हैं। ऐसे में बाकी जो विधायक हैं उनका किस तरीके से उनको जोड़ के रखना है कि भाजपाई क्या कह रहे हैं उससे कोई हमारा लेना देना नहीं। मैंने आपको कहा, लोकतंत्र की हत्या करने वाली एक तानाशाह पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और जो भी केजरीवाल जी का निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। भाजपाई क्या चिल्ला रहे हैं चौराहे पे, उससे हमें क्या लेना देना है? क्या लेना देना है आप बताइए ना। तानाशाहों की पार्टी हम लोगों को निर्देश आदेश देंगे, जिन्होंने चोर उचक्कों को पूरे हिंदुस्तान में उठा उठा के अपनी पार्टी में भर लिया, भ्रष्टाचारियों को, उनसे हमें कोई नैतिकता और निर्देश लेना है? जो 1 साल से मणिपुर में हिंसा करा रहे हैं वो हमको सिखाएंगे कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना है कि नहीं देना है? तो इसलिए उनकी बात मत करिए जिनका गृह राज्य मंत्री देश का, उन्होंने ऐसे आदमी को बना रखा है जिसका बेटा 4 किसानों को कुचल के मार देता है। भाजपा अपना काम करे, उनसे हम लोग लड़ेंगे, उनको नंगा करेंगे देश के सामने, ये मैं आपको कह रहा हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।